हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एसए की अप्रोच। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे एसए के बारे में कि भाई एसए को कैसे टारगेट करना है, एसए के थोड़े बहुत रिसोर्सेज कि एसए के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, और एसए अपने जीएस के जो पेपर्स होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे हम एक इफेक्टिव एसए लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। बहुत से छोटे जो आपको डाउट्स होते होंगे तो वो सारे इसमें कवर होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड आपको ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हैं कुछ बेसिक गाइडलाइंस। मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आप एसए की प्रैक्टिस करेंगे या फिर जब भी आप एसए के लिए पढ़ते हो या फिर इन जनरल आप न्यूज़पेपर या अपने जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो हमेशा कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा रिगार्डिंग एसए। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला तो ये है कि कंटेंट फॉर द एसे कहाँ से आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि एसे का कंटेंट कहाँ से लाए हम, क्योंकि GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का सारे टॉपर बता रहे हैं कि कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, लेकिन एसे का कोई नहीं बता रहा है। तो इसका देखो सिंपल सा तरीका ये होता है, जो आप जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन करोगे ना तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपकी एसए की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। सिंपल सा रूल ये है कि जो आपका एसए है, मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो एसए है, एसए की प्रिपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएस की प्रिपरेशन। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका एसए अच्छे हो, काफ़ी इसमें जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, काफ़ी जानदार है, तो आपको जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज़ द सिंपल थिंग। ठीक, आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन आपने अच्छी करनी है, क्योंकि जो ऐसे बहुत से फिलोसफिकल टाइप में आते हैं तो वो एथिक्स आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। कुछ जो इकोनॉमिक डायमेंशंस को कवर करते हैं वहाँ पे GS3 आपको कवर करेगा। टेक्नोलॉजिकल टाइप ऐसे भी आते हैं तो वहाँ पे आपका साइंस एंड टेक हेल्प करेगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन टाइप सोसाइटी रिलेटेड आते हैं तो सोशल इश्यूज़ वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। कहीं पर आपको ट्रेस करना पड़ जाता है कई बार हिस्ट्री पे चीज़ों को। ठीक है, यानी हिस्टोरिकल एसेज भी आ जाते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री हेल्प करेगा। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसलिए मैं बोलूँगा जो चीज़ मैं आपको बताता जाता हूँ, ये चीज़ें के साथ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे के उनको भी थोड़ा गो थ्रू करते रहो, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ योर जनरल स्टडीज़ का जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से आप पढ़ोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे एसए में। बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे काम चल जाएगा, और भी चीज़ें पढ़नी है। जैसे देखिए, मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स। मैंने बहुत पहले भी बोला था और अभी भी बोलूँगा, स्टार्ट रीडिंग बुक्स अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। सिलेबस से हटके, ठीक है, सिलेबस वाली तो आप पढ़ते ही हो, सिलेबस से हटके। ठीक है, सिलेबस से हटके आपको बुक्स पढ़नी है। जैसे कि नॉन फिक्शन, फिक्शन मत पढ़ने लग जाना, फिक्शन इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन फिक्शन पे मैं हमेशा दो चीज़ रिकमेंड करता हूँ, एक तो स्पिरिचुअल, दूसरी होती है सेल्फ हेल्प। ठीक, और इसे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो मैगजीन आती हैं, तो मैगजीन जो आती है उसको भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक अलग तरीके का नॉलेज मिलेगा अबाउट द लाइफ, अबाउट जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं एक इंसान के, अलग अलग फील्ड से। कई बार कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है, कई बार डिफरेंट किसी की लाइफ से रिलेटेड आ जाता है, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स। ठीक है, जो कि थोड़ी नॉन फिक्शन होती है, आपकी चॉइस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यही पढ़ने लग जाओ डेली 1 घंटे। डेली बेस पे 15-20 मिनट मैं कहता हूँ एक रीडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम 15 to 30 मिनट्स। ये अगर आप करते हो तो जो एस्से का जो कंटेंट है वो भी आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। क्योंकि जो देखो, जो एस्से होता है बहुत एक्सप्रेसिव होता है। जो आपका एस्से होता है इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर जीएस आंसर राइटिंग। ठीक है, जो एस्से लिखना होता है और जो हम जनरल स्टडीज़ की जो आंसर राइटिंग करते हैं उसमें डिफरेंस होता है। एस्से में हम अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो जीएस की हम आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे बहुत ही टू द पॉइंट लिखना पड़ता है।
150-200 वर्ड में आपको सीधे टू द पॉइंट लिखना है जिससे आपको नंबर मिल जाए। लेकिन ऐसे में आपको एक्सप्रेस करना है अपने व्यूज़ को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जो आपकी थिंकिंग है या जो टॉपिक दे रखा है उसको सारे डायमेंशन उसमें कवर करने हैं। तो ऐसे को थोड़ा एक्सप्रेसिव रखना पड़ता है। तो भाई इतना एक्सप्रेसिव कैसे रख पाओगे जब आपके पास थोड़ा सा अच्छा खासा नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, तो तभी आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एक्सपैंड कर पाओगे। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। अब अलग जो रिसोर्स होता है वो होता है न्यूज़पेपर। जैसे मैंने कहा, न्यूज़पेपर हो गया, आपका योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उसके बाद जो भी कोई अगर मान लीजिए गवर्नमेंट रिलीज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट रिलीज डॉक्यूमेंट हो गया या गवर्नमेंट रिलीज कोई भी और मैगजीन होगी तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। वो भी आपको अच्छा खासा कंटेंट देगी, यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा काफ़ी अच्छा, ठीक है। कई बार आपको ऐसे में बहुत से ऐसे एसेज होते हैं जहाँ पे डेटा की ज़रूरत पड़ जाती है। फैक्चुअल टाइप होते हैं, इन्फॉर्मेशन वेर यू हैव टू कीप। कई बार एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है, इससे हेल्थ से रिलेटेड आ जाता है, सोशल इशूज से रिलेटेड आ जाता है, तो वहाँ पर आपको डेटा डालना पड़ेगा। वहाँ पे गवर्नमेंट के स्कीम्स भी डालने पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट के जो नए प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा, वो कंटेंट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो एक तो जैसे हमने कहा जीएस की प्रिपरेशन आप अच्छे से रखोगे, साथ ही साथ रीडिंग बुक्स की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशली नॉन फिक्शन एंड ये जो बाकी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि भाई ऐसे मतलब फोकस किस चीज़ पे हम करें, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड ऐसे आ सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ पे देखते हैं, ठीक है। देखो, मेन चीज़ होती है जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो हमेशा आप फोकस करो इश्यूज़ पे, फोकस ऑन थीम्स प्लस इश्यूज़। अगर आप पिछले 8-10 साल के ऐसे उठा के देखोगे, यू विल फाइंड अ कॉमन थीम। आप एक कॉमन इशू को फिगर आउट कर पाओगे, जैसे कि यू विल सी भाई एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे आपको, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे, और यूपीएससी मेंस आंसर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक। उसके बाद जो आपका एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट अलग से आ गया, ठीक। उसके बाद जो आपकी PYQs हैं, वहाँ से आपको दुनिया भर की थीम्स पता चल जाएंगी। बस उन थीम से वर्क करिए, अपना एक पेज का डेटा रेडी रखो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। और वैसे तो आपको कोई जनरल बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो जनरल बुक होता है उसमें भी वही चीज़ें होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेंगी, तो ऐसे कोई अलग ऐसे के लिए अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। और रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मैंने आपको बताए। उसके बाद एक जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊँगा कि कैसा कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंक्लूजन में क्या होता है। ये तो देखो एक ढांचा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे या जब एक्चुअली मैं एक एसे कैन एनालिसिस में आपको करके बताऊंगा, तब चीज़ें और अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे। क्योंकि अगेन लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो, जैसे आंसर राइटिंग होता है प्रैक्टिकल, वैसे हमारा ऐसे भी प्रैक्टिकल होता है। तो जब तक हम इसको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक इसको लगा के नहीं देखेंगे, हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और वो जो माइंड में डिलेमा कन्फ्यूजन रहता है वो तब तक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए नो नीड टू वरी, बस अभी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं यू हैव टू फोकस ऑन दीज, ठीक। तो इश्यूज़ पे आपको फोकस करना, जो थीम्स होती हैं, तो दैट इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट। अब थोड़ा सा ज़रा फॉर्मेट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, फॉर्मेट में आपको पता है कि भाई एक होता है इंट्रो, ठीक, इंट्रोडक्शन होता है, बीच में आपकी आ जाएगी बॉडी, और एंड में आएगा कंक्लूजन। एवरीबडी नोज दैट। इंट्रो जो होता है हमारा लगभग एक एस्से का 150 वर्ड्स के करीब होना चाहिए। 160 हो सकता है, 140 हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि लगभग 150 वर्ड्स के करीब आपका इंट्रो होना चाहिए, ठीक। कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन लगभग 250 वर्ड्स के करीब होना चाहिए, यानी कि 400 वर्ड्स। आपको पता है एक ऐसे होता है लगभग 1200 वर्ड्स का, जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो 400 वर्ड्स ये हो गए, यानी कि ये कह सकते हैं हम ऑलमोस्ट 1/3, है ना। जो बीच की बॉडी है वो लगभग आपकी 800 वर्ड्स के करीब होगी। तो अभी आप लगा सकते हैं कि जो भाई इस बीच की बॉडी में इतना सारा चीज़ें लिखना है, तो उसके लिए कुछ एक की पॉइंट्स, एक फ्रेमवर्क दिमाग में रेडी होना चाहिए, जो आप हर जगह अप्लाई कर सको, ठीक है। अब जैसे कि जो इंट्रोडक्शन होता है, भाई इंट्रोडक्शन होता है आपकी एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, ठीक है।
ओपनिंग स्टेटमेंट है और देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। ये बेसिकली बताएगा कि आगे बॉडी में आने क्या वाला है। सो दिस इज द पाथ फॉर अहेड। तो जैसा आपका इंट्रोडक्शन होगा तो आपके इंट्रोडक्शन से ही ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भाई आपने बॉडी में क्या लिखा होगा और आगे जो कंक्लूजन होगा वो किस तरीके का हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन है इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इंटरेस्ट। तो अगर कुल मिलाकर बात हम ये कहें तो इंट्रोडक्शन इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से डिलीवर कर दिया, एक तो जो आपको स्टार्ट है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद जो आपकी बॉडी है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड उसके बाद एक बार स्टार्ट अगर आपका अच्छा हो गया तो फिर एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंट्रोडक्शन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है भाई मेरे हिसाब से तो एक ऐसे का इंट्रो जो होता है इज़ द टफेस्ट। बस इंट्रो ही थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीज़ को डिलीवर करना है, जो क्वेश्चन है जो ऐसे आपको दिया है, तो उसका इंट्रोडक्शन सटीक तरीके से डिलीवर करना इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, ठीक। इसके लिए मैं कहता हूँ द बेस्ट सोर्स इज PYQ की हेल्प लीजिए। यार देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहली बात यह है कि जो PYQ है वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन पास्ट में आ रखे हैं ये समझ जाइए कि उसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले टाइम पे आने वाले हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात है इंट्रोडक्शन आप कैसे फिगर आउट करोगे? भाई जब तक आपने कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं है आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है? इन ऑर्डर टू राइट यू नीड टू रीड। पहले समझने से पहले, करने से पहले चीज़ों को खुद गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे बेस्ट इज़ कि PYQ के जो क्वेश्चंस हैं उनके इंट्रोडक्शन रीड करिए ना। सिंपल सी बात है भाई, हर साल कम से कम 8 ऐसे आते हैं जिनमें से 2 आपको करने हैं। तो पिछले 10 साल में 80 एसेज होते हैं भाई, उन 80 के 80 एसेज के इंट्रोडक्शन रीड कर डालो, आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इंट्रोडक्शन में लिखना क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ, आप जितने भी ऐसे रीड करोगे आप ये देखोगे कि भाई कुछ ऐसे हैं जो एकदम फैक्ट से स्टार्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन फैक्ट से स्टार्ट होते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन में सीधे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, जो रीडर है उसको एक सीधे क्वेश्चन दे दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस में कोटेशन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक, कुछ क्वेश्चन में कोटेशन से स्टार्ट किया जाता है। कुछ एसेज में इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है सीधे, ठीक, और कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेशन दे दी जाती है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, एसेज में जनरली हम डेफिनेशन थोड़ा कम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम डिफाइन नहीं करते कीवर्ड को, बट ज़्यादातर आपने अगर देखा होगा जो आंसर राइटिंग मेंस की जो होते हैं वहाँ पे हम हर टॉपिक को डिफाइन जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तरीके आपके पास, फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद एक्सप्लेन करके जो हमारा टॉपिक उसके साथ कनेक्ट करके यू कैन प्रोसीड। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपको पता चलेंगी? सबसे बेस्ट है PYQ के इंट्रोडक्शन आप देखना स्टार्ट कर लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई मेरे को एक इंट्रोडक्शन कैसे देना है किसी भी ऐसे का, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद आता है हमारा बॉडी, ठीक है। अब देखो बॉडी का क्या सीन है, बेसिकली बॉडी बोले तो अब एक जो स्ट्रक्चर है उसको फ्रेम करना, टू फ्रेम द स्ट्रक्चर। अब जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट द टॉपिक, नाउ यू हैव टू एक्सपैंड, ठीक है। जो बॉडी है, अब बॉडी में जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है, जो आपका एसे है, उसको अलग अलग डायमेंशन से कवर करना है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर सोसाइटी से रिलेटेड आता है तो आप जैसे एक पैराग्राफ में, देखो पहली चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे फ्रेम करना है अपने स्ट्रक्चर, पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए? 3 से 4 पैराग्राफ हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि 200 वर्ड के पैराग्राफ हो सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 300 वर्ड के 3 पैराग्राफ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, डिपेंडिंग कि कितने डायमेंशंस आप कवर कर रहे हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई इशू, सोसाइटल इशू है कोई, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पोवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, तो वहाँ पे एक डायमेंशन आप ये कवर कर सकते हो, इश्यूज़ क्या है। दूसरे डायमेंशन में आप चैलेंजेस कवर कर सकते हो। तीसरा डायमेंशन में आप गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो कवर कर सकते हो। तो आपके अलग अलग डायमेंशंस रेडी हो गए। ऑब्वियसली इशू में भी, इशू के अंदर भी जो सब डायमेंशंस होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक इशू हो सकता है,
पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, वो सारी चीज़ें आप अलग से कवर करोगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सपैंड दी एस्से। कुछ एस्सेज होते हैं जहाँ पर कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक, एक आपका एक डायमेंशन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, दूसरा व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ठीक, एंड उससे रिलेटेड चीज़ें। कई बार जो डिबेटिंग टाइप एसेज होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे अपना फॉर और अगेंस्ट दोनों चीज़ें कवर करोगे। और जैसे मैंने कहा कि भाई डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, जैसे कभी मान लीजिए इंटरनेशनल से रिलेटेड, जैसे कभी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आ गया, ठीक, तो जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिक, ये सारे डायमेंशंस कवर करोगे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो बॉडी है वो बॉडी अच्छे से आप खोल पाओगे। अगर आपको पता है कि यार जो अलग अलग एक एक बॉडी में मेरे को 3-4 पैराग्राफ बनाने हैं, ये देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ये इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल चीज़ है। जब हम ऐसे मैं आपको जब ऐसे के एनालिसिस करवाऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई अलग अलग बॉडी कैसे बनाई गई है, और ये जो ऐसे का जो कीवर्ड था इसके अलग अलग डायमेंशंस कैसे खोले गए हैं। और वैसे मैं बहुत सारे ऐसे कवर करूँगा कि यार ये ऐसे है तो इसके अलग अलग बॉडीज़ कैसे खोल सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस कैसे कवर कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें देखो यही होती है प्रैक्टिस। अब ऐसी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको वहाँ पे यू आर रेडी। कभी भी आप ऐसे की प्रैक्टिस करोगे, अगर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो व्हेन यू डू आंसर राइटिंग तो आपको माइंड में ऑलरेडी यू विल बी दैट कॉन्फिडेंट, आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर रहेगी कि भाई ठीक है, इंट्रोडक्शन में मुझे पता है मुझे करना क्या है, बॉडी में मुझे पता है आई हैव टू मेक 3 to 4 पैराग्राफ्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आई कैन मेक 3 to 4 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आई विल एक्सपैंड दैट इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली उसके भी सब डायमेंशंस होंगे। पहले मैक्रो चीज़ों में उसको ब्रेक करना, फिर मैक्रो टॉपिक को माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक करना, एंड उसके बाद मैं कंक्लूजन में अपना जस्ट एक एंडिंग नोट बताता हूँ। कंक्लूजन में भी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। एस्से हैज़ टू बी बैलेंस्ड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो आपका एस्से होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी दैट सपोर्टिव, इट शुड नॉट बी दैट क्रिटिकल, डिपेंडिंग अगेन ऑन द क्वेश्चन। अब जो कंक्लूजन होता है आपका, अब कंक्लूजन इज बेसिकली एक ओवरव्यू है, ठीक है भाई, एक ओवरव्यू है पूरे एस्से का। इट इज बेसिकली द कंसाइज समरी, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी क्लियर, ये क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। यहाँ पे आपने जितना समझाना था वो समझा दिया बॉडी में, अब यहाँ पे ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है। ये एक एंडिंग नोट है, तो जो भी आपने कहा उसको जस्ट समराइज करना है इन अ क्लियर वे, ठीक। तो हमेशा एंड करिए विद अ गुड नोट। मान लीजिए चाहे कितना भी क्रिटिकल था इससे, कितना भी नेगेटिव था, व्हाटएवर जो भी चीज़ें कही या भी जो भी चीज़ें पूछी गई थी या जो भी टॉपिक था, ऑलवेज एंड ऑन अ गुड नोट, बी पॉजिटिव, ठीक है। आपको यहाँ पे योर स्टैंड, आपका क्या स्टैंड है, आपके क्या थॉट्स हैं, ठीक, और बेसिकली आपका क्या इंप्रेशन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो ये होता है बेसिकली एक जो आपका एस्से है। तो इस तरीके के जो फॉर्मेट होता है तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे कवर करता हूँ कि हाउ टू राइट अ गुड एस्से। मैंने कुछ अलग अलग पॉइंट्स को लिस्ट किया है जो मुझे लगता है कि शायद अगर इनको आप अगर ध्यान में रखोगे, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो, चाहे न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, अपने जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यू आर रीडिंग अदर नॉन फिक्शन बुक्स, वेदर यू आर वॉचिंग द न्यूज़, ऑलवेज कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। आंसर राइटिंग में स्पेशली एस्से में क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर आप कंपैरिजन करोगे, जहाँ एक जीएस का आंसर आपको 200 वर्ड से 250 वर्ड के करीब लिखना पड़ता है, वहीं एक एस्से आपको 1200 के करीब लिखना पड़ता है। टाइम आपका 1.5 आवर है, तो कैन यू इवन इमेजिन 1.5 घंटे आपने एक चीज़ को लिखना है, जिसमें से ऑब्वियसली 15 मिनट आप सोचोगे, तो 1 घंटा और लगभग 10 मिनट, डिपेंडिंग अगेन पर्सन टू पर्सन। वहीं ये आपको लिखना है मुश्किल से 10 मिनट में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही आपने कितने 30-40 वर्ड का इंट्रोडक्शन देना है, जहाँ पे 8 गुना इंट्रोडक्शन, तो डिफरेंस बहुत है दोनों में। तो यहाँ पर टू द पॉइंट बात करनी है जीएस में, दैट्स इट। ज़्यादा यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसके रिलेटेड कीवर्ड्स सटीक दो, ख़त्म बात। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, और अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो यू हैव टू रीड मोर। तभी हम बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो। बहुत से एस्पिरेंट जो सोचते हैं कि करंट अफेयर मेरा कवर हो जाएगा मंथली मैगजीन से, भैया ऐसे में फिर परेशान हो जाओगे।
प्रीलिम्स निकालना इज़ नॉट आवर गोल. आवर गोल इज़ टू क्लियर द एग्जाम, जिसके लिए यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव. ठीक है, चलिए, हाउ टू राइट अ गुड एस्से. कुछ पॉइंट्स हैं तो एक एक करके मैं उनको बताऊंगा. जैसे कि इंट्रो, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है इट मस्ट बी शॉर्ट. ठीक है, इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए. भाई जो एस्से है, जो एस्से उसी क्या इंट्रो होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए. ठीक, जैसे मैंने कहा ना, इट इज़ डिफरेंट. इसका जो इंट्रोडक्शन होगा इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम जीएस. अब 1200 वर्ड का आप लिख रहे हो और सोचो अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने में, वो 1200 वर्ड का कैसे पढ़ लेगा. अगर स्टार्टिंग के 3-4 लाइन में उसको लगे यार इतना बड़ा बोरिंग लिख रखा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, नो प्रॉपर सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, तो सामने वाला जो रीडर है वो बोर हो जाएगा. तो यू डोंट वांट दैट. ठीक है, आपको इंटरेस्ट को होल्ड करके रखना है. दैट्स इट. दूसरा पॉइंट है, देखो जो इंग्लिश है, जैसे मैंने लास्ट आई थिंक क्लास में भी कहा था, इंग्लिश इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हाई लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए यहाँ पे. अगेन, चाहे इवन इफ ऐसे की बात होती है तो आपको हाई लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए, बट प्लीज़ डोंट डू ग्रामेटिकल एरर. यहाँ पे आपके नंबर कटेंगे अच्छे से. इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रख लेना. ठीक है, डोंट डू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक से आपके नंबर कटेंगे. हमेशा एक बैलेंस्ड, कीप बैलेंस्ड व्यू, एक बैलेंस व्यू रखो. डोंट बी टू सपोर्टिव. ठीक, एंड डोंट गो टू अगेंस्ट. ठीक, यानी कि ना ही ज़्यादा सपोर्ट करिए और ना ही डोंट बी टू क्रिटिसाइजिंग. जस्ट एक बैलेंस्ड अप्रोच रखिए. एंड जहाँ पर सिंपली जो आपका ओपिनियन है, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. दैट्स इट. उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए. ठीक है, जो हम अलग अलग पैराग्राफ्स लिखते हैं, इनके बीच में जो स्विच होता है ना, वो बहुत मैटर करता है. तो इसे हम बोलते हैं स्मूथ ट्रांजिशन. मतलब कि अगर आपका एक पैराग्राफ एंड हो रहा है जिस नोट पे, तो अगले डायमेंशन से लगभग एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए बिटवीन दीज टू पैराग्राफ. ऐसे नहीं आपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया और यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो. एक सीक्वेंस होना चाहिए. अगर मान लीजिए आपने एक डायमेंशन यहाँ पे कवर किया है, तो यहाँ से दूसरा डायमेंशन कवर करिए जो कहीं ना कहीं को रिलेट करता है विद दी प्रीवियस पैराग्राफ. दिस इज द स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स. ठीक, मतलब ऑल द पैराग्राफ्स मस्ट बी कनेक्टेड. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. सारे पैराग्राफ्स, भाई एक ही ऐसे लिए आप लिख रहे हो तो ये भी वही सिग्निफाई कर रहा है, ये भी वही सिग्निफाई कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड. तो सारे कनेक्टेड होने चाहिए. जैसे मैंने कहा था कि भाई बॉडी मल्टी डायमेंशंस. ठीक है, मल्टी डायमेंशन कवरेज. अगर आप ऐसे कुछ जो डायमेंशंस हैं उनको ऑलरेडी दिमाग में रेडी रखोगे तो आंसर करते आपको दिक्कत नहीं आएगी. जैसे मैंने पहले भी बोला है, मल्टी डायमेंशन में जैसे आपका डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जितना ज़्यादा आप, नॉट ज़्यादा बट हाँ, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, अगेन जो फैक्ट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके कोटेशंस हो गए, ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा आंसर अपने ऐसे में डालोगे, आपके ऐसे का वेटेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, कंक्लूजन में यू हैव टू प्रोवाइड कंसाइज समरी. जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा था, यू हैव टू प्रोवाइड कंसाइज समरी. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट में आता है यार, देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट. यानी कि मैं हमेशा कहता हूं एक चीज को, राइट योर एक्सपीरियंसेस. दिस इज द बेस्ट वे. ठीक है, दिस इज आई वुड से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप सीधे लिखना स्टार्ट कर दो. स्टार्टिंग में यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आप शायद स्टार्ट ना कर पाओ, आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आएंगे, आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे. क्यों? कभी आपने आज तक कभी ऐसी चीज़ करी नहीं है ना. लाइफ में पहली चीज़ कोई कर रहे हो अगर, तो आपको आइडियाज़ जनरेट करने होंगे. अपने वो जो स्किल है, जो माइंड की जो एबिलिटी है, उसको डेवलप करना पड़ेगा कि भाई आइडियाज़ को कैसे मैं जनरेट कर सकूँ.
वो प्रैक्टिस है, वो भी एक प्रैक्टिस है। चीज़ों को रिकॉल कैसे करूँ जल्दी, वो प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा आप माइंड पे प्रेशर डालेंगे, जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, उतने ज़्यादा ही आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और नए नए आइडियाज़ जनरेट कर पाएंगे। द मोर यू राइट, द मोर आइडियाज़ यू विल जनरेट फास्टर। ठीक है, तो आप सीधे लिखो, और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैं तो कहता हूँ कि एक कुछ एक्टिविटीज़ जो आप फॉलो कर सकते हो, कुछ नहीं, जैसे सोने से पहले एक डायरी मेंटेन करो और आपने जो भी पूरे दिन भर में किया है उसको लिख दो। कि आप लिख सकते हो कि टाइटल लिख दो, हाउ आई फेल्ट टुडे। उसके बारे में एक पेज लिख दो कि आज मैंने क्या फील किया, या फिर व्हाट आई डिड द होल डे। तो मॉर्निंग में आई वोक अप एंड आफ्टर दैट आई डिड दिस। ये लिखने का एक तरीका होता है, एक इंट्रोडक्शन। मतलब इट माइट साउंड फनी, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टार्ट। या फिर जैसे आप कहीं पे जाते हैं, कहीं पे आप घूमने चले गए, तो माई एक्सपीरियंस वो लिख दीजिए। किसी के साथ आपने बात करी तो एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। एक पेज का लिखना है, जस्ट एक राइटिंग है, क्योंकि इससे आपको जो डाइवर्सिटी है, देखो माइंड जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के बहुत अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। तो सारे डायमेंशंस को आप अगर टच करोगे, टारगेट करोगे, हर एक हिस्सा दिमाग का यूज़ करोगे, तो यू विल रीच टू योर फुल पोटेंशियल। ठीक है, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस, सो यूज़ योर ब्रेन। ठीक है, एंड एट लास्ट आई विल से थैंक यू देखने के लिए पूरा। ठीक है, तो बाकी यही है। और अब ये बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें थी, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ें थी, बट लगे ऑब्वियसली जब हम इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे तब और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सो और भी मैं ऐसे सेशन लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू।